नमस्कार, मैं हूं जुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। विधायक ने अपनी सरकार को घेरा, कहा योजनाएं बंद करना ठीक नहीं। प्रभारी मंत्री डॉक्टर रामप्रताप की कार्यकर्ताओं को नसीहत, कहा सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी को समझे। माकपा ने लगाया मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप, राज्य का फूका पुतला। आईपीएल खिलाड़ी आदित्य गढ़वाल का स्वागत, स्काई चैनल को बताया क्रिकेट का सफरनामा। अब समाचार विस्तार से। जिला स्तरीय सतर्कता समिति की मीटिंग में विधायक संजीव बेनीवाल ने बिजली के मसले पर अधिकारियों की क्लास ली। वहीं विद्युतीकरण को लेकर बंद योजनाओं पर नाराजगी जताई, लेकिन जोधपुर डिस्कॉम के एसई ने साफ कहा कि इसमें वे क्या कर सकते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता भी मौजूदा सरकार पर यही आरोप लगा रहे हैं। सरकार कोई भी हो, योजनाएं जन कल्याण को देखते हुए बनाई जाती हैं, लेकिन सरकार बदलते ही जब योजनाएं बंद कर दी जाती हों तो जनप्रतिनिधियों के दर्द को समझा जा सकता है। सोमवार को इसी तरह का दर्द छलका जिला स्तरीय सतर्कता समिति की मीटिंग में। खास बात है कि बैठक में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री निहाल चंद मेघवाल, जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर रामप्रताप, विधायक अभिषेक मटोरिया, संजीव बेनीवाल, कृष्ण कड़वा और द्रौपदी मेघवाल, जिला प्रमुख कृष्ण चोटिया, जिला कलेक्टर रामनिवास सहित जिले के विभिन्न महकमों के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। विधायक संजीव बेनीवाल ढाणियों में विद्युत कनेक्शन नहीं होने से खफा थे। उन्होंने जोधपुर डिस्कॉम के एसई से पूछा कि आखिर ऐसे कैसे चलेगा। उन्होंने बात बात में योजनाएं बंद होने पर निराशा भी जताई। ये जो ढाणी वाला है, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ढाणी वाली आ रही है हमारे को। ढाणियों वाला जिन उपज है उन्हें इसकी डिटेल अभी मतलब क्या आना है, इसमें क्या नहीं आना, ये भी क्लियर नहीं हो रहा। तो ये जो ढाणी वाला है एक तरह से वो भी बंद कर दिया, पहले जो चल रही थी वो भी बंद कर दिया, नए कहीं अपने उसमें ले रहे नए आवेदन। तो इसको कहाँ डालोगे? इसका बात है उनको सर्वे करने के लिए कोई क्लियर नहीं हो रहा उसमें हिसाब कहीं क्लियर नहीं हो रहा। जो आ रही है ना उसमें भी कहीं क्लियर नहीं है। हनुमानगढ़ पंचायत समिति के प्रधान जयदेव भिड़ासरा ने बिजली कट पर सवाल उठाया तो जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर रामप्रताप ने हस्तक्षेप करते हुए उनकी समस्या को जायज बताया। प्रधान का दर्द था कि लाइट कटने के बाद अधिकारी और कर्मचारी फोन तक रिसीव नहीं करते। ऐसे में जनता को जवाब देना मुश्किल हो जाता है। लोग सारी रात फोन करते हैं हमारे को, लेकिन आप इतने नहीं सुनते हो। मैं क्यों कोई कारण तो बताओ ताकि मैं जनता जवाब देवां। लाइट है वो बता दो। गवर्नमेंट की 24 घंटे लाइट की थी, 10 दिन हो गए, 1 घंटा नहीं आ रही है। नहीं 10 दिन से 7 दिन से तो पावर क्राइसिस था। क्यों क्राइसिस था? पूरे राजस्थान में था। और इतना बुरा की होगी, छपड़ा की होगी, तीनों के हवा चार निपाई बंद होगी, हवा बंद होने से सारे हिंट वाला वो भी बंद हो गया। तो ये बात तो सही है। दूसरा है कि मेरी जानकारी से भी पीटा हो गया कि टेलीफोन बंद हो रहा। बिल्कुल साहब सही बात कर रहा है। ये आदमी है भी तो जवाब कि लाइट तो है कर पीछे से आ नहीं रही। ये इतना क्राइसिस आया है, इतना मेरे ख्याल से मैंने भी नहीं देखा। ये साथ में इतना क्लब बहुत ज़्यादा है, 7-8 दिन क्यों वेंट वाली भी चली गई, सारी कटी है। अच्छा दिनों गर्मी भी बढ़ गई, गर्मी बढ़ गई साहब। केंद्रीय राज्य मंत्री निहाल चंद मेघवाल ने पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारियों को 2 टूक चेतावनी दी कि वे केंद्रीय योजनाओं की क्रियान्विति में जी जान से जुट जाएं। प्रधानमंत्री का संदेश बताते हुए उन्होंने कहा कि इसमें किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जिला परिषद के सीईओ नक्तनदान बाहरट को कड़े निर्देश दिए। प्रधानमंत्री जी का पहला जो है टारगेट है, इसमें तो नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। अब ये वो बोल रहे हैं कि हमारी तरफ से नहीं होगी, आप बोलेंगे हमारी तरफ से नहीं होगी, तो किसकी तरफ से होगी बताओ? अभी इसके लिए तो हमको ही करना पड़ेगा ना। सर आपने तो निर्देश दिए हैं कि नए सिरे से इसका सर्वे करा लें और उसके लिए मैं वापस सर्वे करा लेता हूँ। जब साइट खुल जाती है और हमारे को लोग कर देते हैं, यस वाले 2 महीने वालों को हम इसको कर लेंगे और उसके आधार में हम जितना भी हमारे को टारगेट दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। सभी वीडियो है ना, सभी पूरे जिले के वीडियोस की पर्सनल पिछले साल का भी आपका टारगेट जो है पहले जो 30-31 इसको यहाँ तक फिर लग गया
नहीं ये तो ये वाला पहले तैयारी करके रखनी चाहिए, जब साइड बंद उससे पहले ही डालना चाहिए। ये सारा इसका टारगेट लेके चले जाता है, उसके बाद साइड डालना। नहीं मैं निवेदन करूँ सर, ये ले लेंगे जब साइड खुल जाएगी और हमारे को इस टारगेट को ले लेंगे। फिलहाल तो हमारे को राज्य से जो टारगेट मिला है वो ये है। लेकिन आपको चाहिए रहना चाहिए, वहाँ तक पहुँचने का पीछे नहीं है। सभी वीडियो पहले तैयार कर ले, पहले टारगेट अपना तैयार कर ले, सभी वीडियो लास्ट में प्रधान जी है ना, आप भी सब है ना, प्रधान की भी है ना, सभी अपना टारगेट तैयार कर ले और जब ये साइड खुलेगी तो उसमें डाल ले। फिर ये नहीं होना चाहिए हमारा हमें जीरो सुनने मिला, ये मिला, वो मिला, फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की होगी आपकी। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री निहाल चंद ने कहा कि बिजली संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए 53 करोड़ का प्रस्ताव पास किया गया है। इससे बिजली संकट दूर होने की उम्मीद है। DPS की हमने मीटिंग ली थी, हनुमानगढ़ जिले में विद्युत व्यवस्था सही ढंग से हो, इसके लिए हम लोगों ने 53 करोड़ रुपए यहाँ पे का प्रपोज किया है। और जब 53 करोड़ रुपए की विद्युत की व्यवस्था हनुमानगढ़ में होगी तो हनुमानगढ़ में विद्युत की कहीं भी कोई कमी नहीं आएगी। इसके अलावा हमने प्रधानमंत्री जी की जो 3 योजना है उसका भी हमने चर्चा किया है। और जो आदर्श गांव के लिए MLAs का आदर्श गांव, MPs का आदर्श गांव, उसके लिए भी हमने चर्चा की है। नरेगा की भी हमने चर्चा की है। गाँव में विकास किस तरीके से हो रहा है इसकी भी हमने चर्चा की है। अच्छे से विकास हो इसके लिए हमने अधिकारियों को डायरेक्शन दिए। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष पद पर देवेंद्र पारिक को दोबारा कमान सौंपने की खुशी में भटनेर पैलेस में सोमवार को कार्यक्रम हुआ। इसमें जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक का अभिनंदन किया गया। खास बात है कि इसमें जिले के सभी विधायकों सहित केंद्रीय राज्य मंत्री निहाल चंद मेघवाल ने भी शिरकत की। भटनेर पैलेस में हुआ अभिनंदन समारोह। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष पद पर देवेंद्र पारिक की दूसरी पारी शुरू होने की खुशी में आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री निहाल चंद मेघवाल, जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर रामप्रताप, विधायक कृष्ण कड़वा, अभिषेक मटोरिया, द्रौपदी मेघवाल और संजीव बेनीवाल ने भी शिरकत की। भाजपा के जिलाध्यक्ष प्रदीप बेनीवाल की अनुपस्थिति चर्चा में रही। वहीं जिला प्रमुख कृष्ण चोटिया, नगर परिषद के सभापति राजकुमार हिसारिया, जिला महामंत्री बलवीर बिश्नोई आदि भी मौजूद थे। वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे आमजन की भावना के अनुरूप कार्य करें और पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ पहुंचाएं। प्रभारी मंत्री डॉक्टर रामप्रताप ने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी का एहसास करवाते हुए कहा कि विपक्ष की भूमिका अलग होती है और सत्ता पक्ष की दूसरी। सत्ता पक्ष में आमजन की उम्मीदें ज्यादा होती हैं, इसलिए कार्यकर्ताओं को अपनी जिम्मेदारी का बखूबी एहसास होना चाहिए। वहीं देवेंद्र पारिक ने दूसरी बार जिम्मेदारी मिलने पर वरिष्ठ नेताओं का आभार जताया और भरोसा दिलाया कि वे उनकी कसौटी पर खरा उतरने का भरसक प्रयास करेंगे।
बढ़िया कार्यक्रम रहा और युवाओं में एक नया जोश आज फिर से देवेंद्र भाई जी की टीम के द्वारा जोश उत्पन्न हुआ और आने वाले टाइम में युवा मोर्चा अपनी भूमिका और भी बढ़िया तरीके से निभाएगा। खास बात है कि पार्षद सेवाराम नागर अपने मंत्रियों को चुनावी वायदा याद दिलाने पहुंचे। उन्होंने जनसुनवाई के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री निहाल चंद मेघवाल और जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर रामप्रताप को ज्ञापन दिया और कहा कि चुनाव के दौरान उन्होंने अंडरपास बनवाने का भरोसा दिलाया था, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। नगर परिषद के चुनाव से पहले निहाल चंद जी और डॉक्टर रामप्रताप जी ने एक वायदा किया था वार्ड वासियों से। उस वार्ड वासियों के वायदे के मुताबिक 7 महीने हो गए, लेकिन मैं पुनः मंत्री जी को याद कराने के लिए एक ज्ञापन देने के लिए आया था। क्या मैटर? उसमें मैटर है कि अंडरब्रिज बनाने के लिए, क्यों हमारे वार्ड की बहुत समय से चल रही है, क्योंकि 16 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर, 26 नंबर और 27 नंबर के लोग, हमें एक तरफ से पाकिस्तान वाला बॉर्डर बन गया हमारे, क्योंकि अर्थी जब जाती है ना कोई, तो भी पुल के ऊपर से होके जाते हैं तो बड़े दुखी होते हैं लोग। कई बार क्या होता है कि इतना मतलब परेशान है लोग हद से ज़्यादा, क्योंकि नीचे से टपने के लिए वाहन एक रोड से होकर खराब हो जाता है काम। तो हम ये चाहते हैं मंत्री जी से भी और डॉक्टर साहब भी पुणे मैंने कहा था भी ये ओवरब्रिज बनाना जरूरी है और निहाल चंद जी को दोबारा याद करवाया। मोदी सरकार भले अपने 1 साल के कार्यकाल को पाक साफ बता रही हो, लेकिन माकपा ने सरकार पर भ्रष्ट लोगों को बचाने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि यह सरकार भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को पार कर रही है। सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे का ललित मोदी के साथ संबंधों पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए माकपा कार्यकर्ताओं ने सोमवार को वसुंधरा राजे का पुतला फूंका। बंद करो, बंद करो, बंद करो। वसुंधरा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सुषमा स्वराज मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वसुंधरा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भ्रष्टाचारियों की मदद करना बंद करो, बंद करो। यह आक्रोश देखने को मिला हनुमानगढ़ जंक्शन में। दरअसल माकपा कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर रोष था कि मोदी सरकार खुद को एक तरफ तो पाक साफ कहती है और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा लांघ रही है। यह दोहरापन कैसा? उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मानवीय आधार पर देश के भगोड़े का सहयोग कर रही है और पूरी सरकार उसको बचाने में जुटी है। फिर किस मुंह से भाजपा का कोई नेता नैतिकता की बात कर सकता है? उन्होंने सुषमा और राजे से इस्तीफे की मांग की और विरोध स्वरूप पुतला फूंका। कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हमने भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाया है और 1 साल में कोई हमारा एक भ्रष्टाचार बताओ, जबकि ये है कि IPL में जो ललित मोदी है सबको पता है कि उसके अंदर उसके ऊपर जांच चल रही है, उस पर मुकदमा दर्ज हुआ है और वो इंग्लैंड में बतौर भगोड़े रह रहा है। तो वहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपने सीमा से बाहर जाकर के एक भ्रष्ट आदमी की मदद की है। इसी तरह से सुषमा स्वराज ने भी चिट्ठी लिख के और उसकी मदद के लिए वहाँ की सरकार को कहा है और ये कह रहे हैं मानवीय आधार पे कह रहे हैं। मानवीय आधार के ऊपर आप BPL का जो 1 रुपये किलो 2 मिल रहा था उसको आपने 2 रुपये किलो कर दिया। हज़ारों लोग जो हैं आज हर ज़िले के अंदर बीमार पड़े हैं, लोग गरीबी से करा रहे हैं, उनकी आप मानवीय आधार पे कोई मदद नहीं कर सकते। और जो भगोड़े हैं, जो अपराधी हैं, जो देश की जनता को जिन्होंने लूटा है, उसकी आप मानवीय आधार पे मदद कर रहे हो। ये सही है कि ये मदद नहीं है, ये वो कर्जा चुका रहे हैं कि वसुंधरा के बेटे की कंपनी के अंदर उन्होंने 11 करोड़ और 65 लाख रुपया लगाया है और सुषमा स्वराज की बेटी को, सुषमा स्वराज के पति को उसने नौकरी दी है और उनके अलावा भी वो इनको मदद करते रहते हैं और बतौर रिश्वत ये सारी मदद उन्होंने स्वीकार की है और अब जो है उस भ्रष्ट आदमी को बचाने में लगे हुए हैं। नहरी क्षेत्र में बरसों से काबिज लोगों को सरकार ने कब्जे तोड़ने का फरमान सुनाया है। इससे सैकड़ों परिवार सकते में हैं। पंचायत समिति सदस्य प्रियंका चाहर के नेतृत्व में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया और धरना लगाया। ये है पीर कामड़िया क्षेत्र के बाशिंदे। पुरुष हैं तो उतने ही महिलाएं। सबके सब प्रचंड गर्मी में धरना देने पहुंचे थे। मांग एकमात्र है, सरकार ने उन्हें कब्जा छोड़ने का फरमान सुनाया है, यह उन्हें मंजूर नहीं। पंचायत समिति की सदस्य प्रियंका चाहर के मुताबिक लोग कई दशकों से रह रहे हैं, लेकिन सरकार ने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया।
उन्होंने पूछा कि क्या सरकार इतने बरसों तक चादर तानकर सो रही थी। आज यहाँ पे कलेक्ट्रेट के सामने आज यहाँ प्रशासन के खिलाफ हम धरना दे रहे हैं कि हम इतने दिनों से पीर कामड़िया गांव के लोग 22 NGC पे नहर पे जो बैठे हैं, सरकार कहती है अतिक्रमण कर रखा है। अरे 50-60 साल तक क्या सरकार सो रही थी? इतने साल तक आज तक कभी किसी ने नहीं बोला कि अतिक्रमण करके यहाँ पे बैठे हैं। अब सरकार कहती है आगे बाहर करके चले गए कि हम ये तोड़ देंगे और यहाँ पे इन्हें रहने नहीं देंगे। तो क्या सरकार का फर्ज नहीं बनता कि वो पहले यहाँ पर आए और आके इन लोगों से बातचीत करे कि अगर इनको वाकई में अतिक्रमण है तो पहले इनको रहने के लिए छत तो दी जाए, इनको जगह दो। हमने पहले भी सरकार को बोला था कि हमारी मांगों को, इन लोगों की मांगों को सुनो और वहाँ पे आओ। ये जो बैठे हैं इतने सालों से, अगर उनको तोड़ना चाहते हैं, अगर वो कानून के दायरे में आते हैं तो कम से कम पहले उन्हें रहने के लिए आवासीय क्षेत्र दिया जाए। उसके बाद में अगर सरकार चाहे तो हम सरकार का साथ, हम प्रशासन का सहयोग करने को तैयार है। अगर वो अतिक्रमण क्षेत्र में आता है तो हम स्वयं उन्हें हटाएंगे, लेकिन हमारी इस गांव के लोगों की सिर्फ इतनी ही मांग है कि पहले इन्हें रहने के लिए भूमि दी जाए। अगर ग्राम पंचायत के पास में आवासीय क्षेत्र होता तो हम यहाँ प्रशासन तक नहीं आते। बाद में स्काई चैनल के साथ बातचीत में पंचायत समिति सदस्य प्रियंका चाहर ने कहा कि वे चाहती हैं कि सरकार वार्ता करे और कब्जा तोड़ने से पहले पुनर्वास की व्यवस्था करे। इसमें सब सरकार के साथ हैं, लेकिन फिर भी सरकार ने उनकी मांग को अनसुनी की तो ठोस कदम उठाए जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। हम लोग पिछले काफ़ी दिनों से सरकार से, जब से ये अतिक्रमण का 22 NGC नहर के किनारे जो चल रहा है उसका आया है, तब से हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि कम से कम एक बार इन लोगों के पास तो आए, कम से कम इनके यहाँ तक दरबार तक पहुँचे और उनकी बात को सुने। वो 50-60 साल से वहाँ पर रह रहे हैं। आज अचानक सरकार कह रही है कि आप ये मकान तोड़ दो, तो अपने उनकी छतों को हम कैसे तोड़ने दें या वो लोग कैसे तोड़ दें? आज अगर कोई हमें आकर कहता है हमारे घर की, आप अपने घर से बाहर निकल जाओ या आप अपना घर तोड़ दो, क्या हम तोड़ देंगे? दूसरे को कहना आसान होता है। इसीलिए हम सरकार से कहते हैं कि एक बार आइए, हमारे द्वार तक आओ, हमसे बातचीत करो, इन लोगों के साथ बातचीत करो और जो भी समस्या का उचित समाधान हो सकेगा वो हम मिल बैठ कर तय करेंगे। और इन लोगों को पहले रहने के लिए जमीन दे दीजिए। अगर सरकार हमारी मांग को मानती है तो हम सरकार से और प्रशासन से हम वादा करते हैं कि जो भी अतिक्रमण होगा वो स्वयं हम सरकार को तोड़ कर देंगे। इसीलिए आज हम यहाँ पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कलेक्ट्रेट के सामने कर रहे हैं। हमारी बात हम सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं कि वो आए, हमसे बातचीत करे और इस समस्या का समाधान करे। अगर इसके बावजूद भी सरकार हमारी मांग को नहीं मानती है या हमारे साथ बातचीत करने को तैयार नहीं है, इस समस्या का समाधान नहीं करती, तो शायद भविष्य में हमें भी कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। और सरकार कल को अगर कोई भी कुछ भी अगर गलत गतिविधि होती है या कोई भी गलत कार्य होता है और गलत नतीजे निकलते हैं तो उसके लिए सरकार और प्रशासन दोनों स्वयं जिम्मेदार हों। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। दुर्गा देवी शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित संस्था राजस्थान कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन, जहां पर BA, BCom, BCA, BBA की शिक्षा दी जाती है। महाविद्यालय आधुनिक सुविधाओं से युक्त और विशाल बिल्डिंग वाली शिक्षण संस्थान है। इस संस्था का उद्देश्य विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देना, आधुनिक विज्ञान से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का निर्माण करना, अनुभवी एवं उच्च योग्यताधारी व्याख्याता, शांत एवं प्रदूषण मुक्त खुला वातावरण, इंडोर आउटडोर खेल सुविधा, खेल गतिविधियों हेतु 1,10,000 वर्ग फीट का विशाल स्टेडियम, हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम की अलग अलग कक्षाएं संचालित करने वाला जिले का प्रथम महाविद्यालय। प्रोजेक्ट के माध्यम से स्मार्ट क्लासेस की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा महाविद्यालय हनुमानगढ़ जिले का प्रथम महाविद्यालय है, जहां हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम छात्र छात्राओं के लिए अलग से कक्षाएं चल रही है। प्रत्येक वर्ष महाविद्यालय में विद्यार्थी संख्या में वृद्धि हो रही है और पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी महाविद्यालय में 2 नए कोर्स प्रारंभ किए जा रहे हैं, MA अर्थशास्त्र एवं MA पंजाबी। तो अपने उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें राजस्थान कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन। बेबी हैप्पी मॉडर्न PG कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन। स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे BSc इन मेडिकल एंड नॉन मेडिकल, BCom, BCA, BA, MSc केमिस्ट्री, MSc मैथ, MSc बॉटनी, MSc कंप्यूटर साइंस, MCom ABST, MA जियोग्राफी, MA सोशलॉजी, MA पंजाबी। महाविद्यालय स्टाफ की
कड़ी मेहनत से गत वर्ष के परीक्षा परिणाम में 25 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए करियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लैब, प्लेग्राउंड, कैंटीन, लाइब्रेरी, ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारे महाविद्यालय का गत वर्ष का परीक्षा परिणाम 100% रहा, जिसमें से 25 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में अपना स्थान प्राप्त कर महाविद्यालय का नाम गौरवान्वित किया। हमारा महाविद्यालय जिले का प्रथम महाविद्यालय है जिसमें MSc केमिस्ट्री, बॉटनी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस तथा MA ज्योग्राफी, पंजाबी, सोशियोलॉजी कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। माता किताब कौर ITI NCVT भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हनुमानगढ़ जिले की पहली QCI एफिलिएटेड संस्था, जहां इलेक्ट्रीशियन और फिटर से संबंधित कोर्स करवाए जाते हैं। 2.5 लाख स्क्वायर फीट में फैला कैंपस, हर तरह के इक्विपमेंट व मशीनरी से सुसज्जित लैब, हाई क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस स्टाफ। हमारी संस्था 2004 से शिक्षा क्षेत्र में कार्य कर रही है। सुनिश्चित रोजगार, छात्रों के आने जाने के लिए बस सुविधा, आधुनिक वाईफाई व CCTV कैमरास से युक्त क्लासरूम। बीकानेर संभाग की एकमात्र ITI, यहाँ CNC मशीन द्वारा छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाता है। संस्थान में जॉब से पहले इंडस्ट्री में ट्रेनिंग, नवीन उपयोगी तकनीक से प्रोजेक्ट व प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। माता किताब कौर ITI कैंपस 14 SSW कोहला टोल नाके के पास, मेगा हाईवे, हनुमान। DG वर्ल्ड के शोरूम पर चले आएं। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED LCD TV उपलब्ध हैं। DG वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED LCD TV, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। पिछले 51 वर्षों से बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन व बंसल इलेक्ट्रो पावर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनों में पूरी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, जिसके अंदर सर्विस, मार्जिन ऑफ मनी कम, उत्पादनों की गुणवत्ता हमारा उद्देश्य रहेगा और आप हमें सेवा का मौका अवश्य दें। संपर्क करें DG वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, हनुमानगढ़ टाउन। यह कहानी है उस बालक की जिसके पांव पालने में ही नजर आने लगे थे। पिता ने छोटी उम्र में ही उसमें क्रिकेटर बनने की संभावनाएं तलाश कर ली थी और उनका सपना सच साबित हुआ। जी हाँ, यह कहानी है IPL में शाहरुख खान की टीम का सदस्य बने आदित्य गढ़वाल की। हनुमानगढ़ पहुंचे आदित्य का भव्य स्वागत किया गया। परसों की एक कहावत फिर साकार हुई, होनहार वीरवान के होठ चीखने पात, या यूं कहिए पूत के पांव पालने में दिखाई देने लगते हैं। इस कहावत को चरितार्थ किया आदित्य गढ़वाल ने। नन्हा आदित्य ने एक बार क्रिकेट का बैट थामा और क्रिकेट प्रेमी पिता नरेंद्र गढ़वाल उसे यूं बॉल फेंकने लगे। यह दीगर बात है कि पेशे से इंजीनियर नरेंद्र गढ़वाल को क्रिकेट से शौक रहा है, लेकिन वे हैरान हो गए कि बार बार प्रयास करने के बावजूद वे आदित्य को आउट नहीं कर पाए। इसके बाद उन्होंने सोच लिया कि बेटा क्रिकेट में नाम करेगा और उनका सपना साकार हुआ। आज आदित्य सिने अभिनेता शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा है। इंजीनियर नरेंद्र गढ़वाल स्काई चैनल को बताते हैं कि 5-6 साल की उम्र में आदित्य का जज्बा देख हमें उसमें भविष्य नजर आने लगा था। आदित्य 5-6 साल की उम्र से क्रिकेट खेलने लग गया था और मैं भी अपने कॉलेज जीवन में क्रिकेट खेला है, स्कूल में भी खेला है। तो मैं इंजीनियर बना, लेकिन मेरी एक इच्छा थी कि हमारे सीकर ज़िले से, उस एरिया से वो अच्छा खिलाड़ी बने। तो नेचुरल ऑब्वियसली शुरू में इसने कैजुअल तरीके से खेलना चालू किया, तो मैं भी इसके साथ खेलने लग जाता था। फिर एक दिन ये मुश्किल से कोई 7-8 साल का रहा होगा,
तो घर पे जैसे विकेट बना के गेट पे लकीरें खींच के तो मैंने उसको आउट करने की काफ़ी कोशिश की, तो ये आउट नहीं हुआ। तो उस दिन मेरे को लगा कि इस बच्चे में कुछ है, क्योंकि मेरी रुचि थी। तो मैंने तभी तय कर लिया कि अगर ये खेलना चाहता है तो इसके लिए अपने को कोई रास्ता बनाना है। उसी प्रयास में मैं आगे बढ़ता गया। छोटा था इसलिए ये लेदर बॉल से खेल नहीं सकता था, तो इसको कॉर्क बॉल से, इसे लेदर बॉल के बजाय कॉर्क बॉल से खिलाना, रबड़ की गेंद से खेलना चालू किया। धीरे धीरे फिर इसके लिए ये ज़रूरी था कि रोज़ाना प्रैक्टिस हो, क्रिकेट एक आदमी खेल नहीं सकता, इसलिए मैंने सीकर में एक विकेट एकेडमी की स्थापना की मेरी मदर की याद में। वहाँ ये कंटिन्यूस 2-4 साल तक खेला, और जब कभी हनुमानगढ़ आता था तो आपका जो जिला क्लब अभी है वहाँ जाके आए हम लोग, और सारे पुराने खिलाड़ियों से हम लोग मिले जो उसके साथ के थे। यहाँ जब आता था नवेंदु त्यागी और यहाँ के जो लोग थे उन्होंने भी काफ़ी कोऑपरेट किया, और धीरे धीरे ये ऊंचाइयाँ बढ़ता गया। और अभी हमें वास्तव में ये उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्दी इस उम्र में ये IPL के लिए चुना जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये राजस्थान से पहला खिलाड़ी है इस ऑक्शन के द्वारा जो गया है पूरे राजस्थान से। एक दिशांत याग्निक हैं जो पिछले साल थे, उनको रिटेन किया गया है। तो उसके पीछे इसने जो विनू मांकड़ ट्रॉफी में 263 रन वनडे में बनाए, वो एक इंडिया का रिकॉर्ड है। उसके बाद उसी टूर्नामेंट में उसने 200 रन बनाए, 212 रन बनाए, और एक में 196 बनाए। तो मेरे को उम्मीद हो गई थी कि कहीं न कहीं ये इस IPL में या देश के चयनकर्ताओं की नज़र में आएगा। और आज इसने जो मुकाम हासिल किया है उसमें मेरा इतना ही कहना है कि क्रिकेट भी एक कैरियर हो सकता है, बशर्ते कि हम उसको समयबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ें। काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अगर टैलेंट है तो निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते हैं। क्रिकेट को लेकर जिस तरह से खूब सारे विवादों में क्रिकेट रहता है, ऐसे समय में जैसा आपका क्रिकेट से काफ़ी रुझान है, आपने खुद बताया, बेटे को भी आपने इसमें दिया है, तो क्या सुधार की गुंजाइश है? देखिए, मैं ज़्यादा इसमें विवाद पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, ये अलग मुद्दा है। और मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि चाहे BCCI हो, चाहे RCA हो, चाहे जिला क्रिकेट संघ हो, उनमें जब तक खिलाड़ियों का रोल नहीं होगा, और BCCI ने बहुत अच्छी पहल की है कि अभी इनको गांगुली और इन लोगों को जोड़ा है, खिलाड़ियों को जोड़ा है, तो खिलाड़ी जब तक प्रशासन में नहीं होंगे तो सुधार मुश्किल है। ये तय है कि क्रिकेट को और भी बेहतर बनाया जा सकता है। और ग्रामीण क्षेत्र में क्रिकेट से बहुत अच्छी प्रतिभाएं हैं, लेकिन वो गलियों में खेल के और टेनिस बॉल से खेल के अपना कैरियर बर्बाद करते हैं। क्रिकेट दुधारू तलवार है, ये अर्श पे भी बहुत जल्दी ले आती है और फर्श पे भी बहुत जल्दी ले आती है। दरअसल आदित्य का ननिहाल हनुमानगढ़ है और सीकर होम टाउन, लेकिन हनुमानगढ़ से उसका बेहद लगाव रहा है। अपनी नानी श्रीमती विद्या देवी का लाडला आदित्य जब काफी समय बाद हनुमानगढ़ पहुंचा तो सबने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। नानी श्रीमती विद्या देवी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वे तो बार बार बस यही दुआ कर रही हैं कि किसी तरह उनका आदित्य भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा बने। तो जब बड़ा होनहार बच्चा है और IPL में आया है ना, जब से आप खुशी का ठिकाना ही नहीं है। 150 करोड़ के अंदर 150 बच्चों का आना बहुत बड़ी बात है। या मुंबई भी गए थे? हाँ, मुंबई गए, इसका मैच भी देख के आए। और वो छोटे बड़ा पोता गया, वो उसके यूसुफ खान के, उमेश यादव के ऑटोग्राफ लेके आया, साथ में फोटोएं खिंचाई। बहुत अच्छा लगा, सब जगह घूम के आए उसके साथ साथ। आप क्या चाहती हैं आदित्य किस तरह देखना चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद हो हमारे साथ और आदित्य के साथ, तो आगे इंडिया टीम में आए, ये देखना चाहते हैं हम। तो फिर आपको दोबारा बुलाएं। आदित्य की मां सविता बताती हैं कि दूसरी माओं की तरह वे भी बच्चे को क्रिकेट में मस्त देखकर परेशान होती थीं, जबकि आदित्य पढ़ाई में भी खूब होशियार रहे। लेकिन क्रिकेट के प्रति दीवानगी और पिता से मिल रहे प्रोत्साहन की वजह से आदित्य को क्रिकेट के शीर्ष पर पहुंचना था, इसलिए अब काफी खुशी है। हाँ, वे आदित्य की पढ़ाई को जारी रखने की हिमायती हैं। पढ़ाई में शुरू से काफ़ी इंटेलिजेंट था, तो जब पापा क्रिकेट खिलाते थे मैं काफ़ी दादाजी और हम लोग काफ़ी परेशान होते थे, इतना अच्छा बच्चा है, इसको पढ़ने तो नहीं दे रहे हैं, सारा दिन बैट बॉल खिलाते रहते हैं। लेकिन अब जब IPL में नंबर आया, कुछ अच्छे मुकाम हासिल किए, तो इसके दादाजी भी बहुत खुश हुए हैं कि चलो इसकी मेहनत सफल हुई है, और हम लोगों को तो होना ही था। और अभी सोच रहे हैं थोड़ा और अच्छे 1-2 साल अपने इस लेवल पे अच्छा खेलता रहे, तो अपने सबका इनाम इंडिया लेवल पे रोशन करेंगे। पढ़ाई में कितना होशियार है? पढ़ाई में काफ़ी होशियार है। 10th में भी इसने 90% बनाया था, 12th में भी 76% बनाया कॉमर्स में,
फिर बीकॉम में इसको फर्स्ट ईयर कॉमर्स कॉलेज जयपुर में एडमिशन करवाया तो वहाँ का ये टॉपर स्टूडेंट रहा। लेकिन अब 2 साल से इनके गेम और एग्ज़ाम सब साथ साथ चलते हैं, तो 2 साल से ये पेपर नहीं दे पा रहा। इस बार भी पूरा IPL एग्ज़ाम के दौरान चला तो ये अपने पेपर नहीं दे पाया। अब ये सोच रहे हैं कि इस साल ये ग्रेजुएशन करने की इसकी भी इच्छा है और हमारी भी इच्छा है। ग्रेजुएशन एक बार हो जाए उसके बाद ही कोई सर्विस वगैरह ज्वाइन करें। आदित्य के ननिहाल में जश्न का सा माहौल है। हर कोई नानी को बधाई दे रहे हैं। स्काई चैनल की टीम ने आदित्य से बातचीत की और पूछा कैसा रहा IPL तक पहुंचने का सफरनामा। जरा आप भी सुनिए आदित्य की जुबानी सफलता की कहानी। काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ और काफ़ी खुश हूँ कि बहुत दिनों बाद आया हूँ और मेरी वजह से पूरा परिवार एक बार बहुत दिनों बाद मिला है, सारा कुछ हुआ है और बहुत सारे लोग आए हुए हैं, परिजन आए हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है उन सबसे मिलकर, उनके चेहरे पे खुशी देख के काफ़ी अच्छा फील होता है। IPL तक का सफ़र कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा। थोड़ा स्ट्रगल्स भी रहे हैं, बहुत अच्छे मोमेंट्स भी रहे हैं, ख़राब मोमेंट्स भी रहे हैं, बट क्रिकेट एक जर्नी है, धीरे धीरे चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। तो अभी स्टार्टिंग है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और भी अच्छा करूँ अपने स्टेट के लिए और हनुमानगढ़ सीकर का नाम रोशन कर सकूँ। जैसे आपकी टीम हार गई और उसमें आप खेल नहीं पाए थे, तो आपको लगता था कि अगर आप खेलते तो कुछ खास कर पाते आप? जी, हार जीत तो खेल का एक पार्ट होता है और एक प्लेयर ना कभी गेम जिता सकता है ना हरा सकता है, तो टीम कॉम्बिनेशन था और ये मेरा फर्स्ट ईयर था, तो हो सकता है कि अगले साल मेरे को चांस मिले, तो मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। जो हो गया उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। शुरुआत कैसी रही आपकी? कब से आप क्रिकेट के प्रति रुझान रहा? मैं छोटा था जब मैं क्रिकेट खेलता था गलियों में, तो पापा को काफ़ी इंटरेस्ट था क्रिकेट के अंदर, तो उन्होंने मेरे को घर पे पहले प्रैक्टिस कराना स्टार्ट किया। फिर पास में जो हमारा प्लॉट था उसके अंदर एकेडमी टाइप एक बिल्डअप करी, तो वहाँ से मेरा स्टार्टिंग हुई, एक रेगुलर प्रैक्टिस होने लग गया। धीरे धीरे मेरे को जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ तो अच्छे लेवल पे खेलने लग गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर जयपुर में अच्छे मैचेस खेलने को मिले, तो उन सब चीज़ों से काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ रहा। घर वालों का हमेशा सपोर्ट रहा, फैमिली सपोर्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मुझे हमेशा मिला, तो मैं बहुत लकी रहा इस चीज़ के अंदर। प्रशिक्षण कहाँ लिया आपने? मैंने बेसिक प्रशिक्षण तो मेरा सीकर में ही हुआ है और फिर जब स्टेट के लिए खेलने लग गया तो ज़्यादातर जयपुर रहना पड़ता है, तो जयपुर रहता हूँ, तो मिस्टर अंशु जैन है जो मेरे कोच हैं, उनके अंडर पर ट्रेनिंग ले रहा हूँ। आगे क्या प्लानिंग है आपकी? अभी तो मैं क्रिकेट 10-12 महीने से क्रिकेट खेल रहा था, तो टाइम मिला है थोड़ा, तो मैं फैमिली के साथ स्पेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो अपने पुराने दोस्त हैं, परिचित हैं, सबसे मिलूँ, तो ये भी उस सबका एक पार्ट है, यहाँ नानी से मिलना भी। तो बस कोशिश कर रहा हूँ कि जब तक फ्री हूँ तब तक एंजॉय करूँ, बाकी जब क्रिकेट खेलना स्टार्ट करूँगा तो काफ़ी कोशिश करूँगा कि और अच्छा खेल सकूँ। क्रिकेट में कहाँ तक जाना चाहते हैं? वो तो हर क्रिकेटर का एक ही सपना होता है सर, इंडिया टीम में खेलना है, इंडिया टीम को जितवाना है, तो वो तो बेसिक सपना हर क्रिकेटर का वही होता है, मेरा भी वही सपना है। सबसे बेटर जो आपका फेवरेट क्रिकेटर? विराट कोहली। क्या खासियत है उनकी? उनका एग्रेसिव नेचर अच्छा लगता है, उनका डेडिकेशन अच्छा लगता है, उनका कमिटमेंट है जो क्रिकेट के प्रति, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। जब आदित्य अपने नानी के घर पहुंचे तो उनका सामना हुआ माधव से। वही माधव जो आदित्य को हनुमानगढ़ स्थित जिला क्लब मैदान ले जाते और वहां पर कोच नवेंदु त्यागी आदित्य को क्रिकेट का अभ्यास करवाते। माधव कहते हैं कि आज हमारा आदित्य बड़ा क्रिकेटर बन गया, लेकिन खुशी है कि मुझे नहीं भूले, आते ही पूरा सम्मान दिया। उसको साइकिल पे ले जाता जी, छोटा से था, जब यहाँ आता तो उसको खेल का बहुत शौक था, तो हमारे भाई साहब विकास जी रहते, वो कहते कि आप माधव इसको वहाँ ग्राउंड में छोड़ने जाना है, आपको लेके आना है, तो मैं इसको जी वहाँ छोड़ने जाता और छोड़ के आता, फिर जब इसका वो होता इंटरवल होता जी, फिर मैं लेके आता, जब खेल ख़त्म हो जाता त्यागी जी से पास से फिर लेके मैं आता था, और ऐसे कई दिन तक मैं लाता रहा, ले जाता था, और आज मेरे को इतनी खुशी है कि इतने बड़े उस पर आप क्रिकेट बन गए जी हैं, और हमारी इज्जत अभी भी वैसे करते हैं जो मैं बचपन में इनको छोड़ता था, वो अभी भी ऐसे इज्जत मेरी कर रहे हैं, वैसे मेरे को इज्जत की अभी आके भी। कुछ भी हो, आदित्य की सफलता की इस कहानी से 3 बातें सामने आई। पहली बात तो यह कि बच्चों को समझना बेहद जरूरी है, उनकी पसंद को ध्यान में रखने की जरूरत है, यह काम अभिभावकों को ही करना है। आदित्य के पिता नरेंद्र गढ़वाल ने वही किया। उन्होंने अपने बेटे के बहाने क्रिकेट अकादमी की स्थापना की, जो छोटी बात नहीं, खुद प्रशिक्षित करते रहे। दूसरी बात, आदित्य की मां की वो चिंता जो पढ़ाई को लेकर थी, और यह स्वाभाविक भी। आखिर में सबसे बड़ी बात यह है कि धुन का धनी होना जरूरी है, जो गुण आदित्य में नजर आए। पढ़ाई और खेल में अव्वल रहना हर किसी के बूते की बात नहीं। आदित्य ने यह साबित भी किया कि वे खेल के साथ पढ़ाई में भी पीछे नहीं हैं। देखना यह है कि आदित्य अपनी नानी और माता पिता के
सपने को कैसे साकार करते हैं, यानी कब भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा बनते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई चैनल, हनुमानगढ़। शाह सतनाम सिंह ग्रीन वेलफेयर फोर्स विंग डेरा सच्चा सौदा की ओर से महात्मा गांधी राजकीय चिकित्सालय में वाटर कूलर भेंट किया गया। डेरा सच्चा सौदा के सदस्यों का कहना था कि हॉस्पिटल में पेयजल को लेकर समस्या थी। महात्मा गांधी राजकीय जिला चिकित्सालय में डेरा सच्चा सौदा की ओर से सहयोग करते हुए राजकीय चिकित्सालय को वाटर कूलर भेंट किया गया। डेरा सच्चा सौदा के सदस्यों का कहना था कि चिकित्सालय में पेयजल की समस्या थी। पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं होने से मरीजों को परेशानी हो रही थी, इसलिए वाटर कूलर की व्यवस्था करवाई गई है। सरकारी हॉस्पिटल में हम आते जाते रहते थे, लेकिन यहाँ पर पेयजल की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। ये बिल्कुल जो पेयजल की व्यवस्था की गई है सरकारी हॉस्पिटल के फ्रंट में की गई है। ज़्यादातर मरीज या उनके जो साथी होते हैं वो यहीं से गुजरते हैं। 110 मानवता हित के कार्य करती है, जिसमें एक है सरकार का विभिन्न जनहित योजनाओं में सहायता करना। ये भी एक सरकारी हॉस्पिटल है। यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था नहीं थी, जैसे पहले बताया। उसी के क्रम में यहाँ पर आज एक वाटर कूलर, जिसमें वाटर प्यूरीफायर भी लगा हुआ है, ताकि जनता को स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो सके। इसी प्रयास में यहाँ पर जो सरकारी प्रशासन है हॉस्पिटल का, उन्होंने 7 मेंबर कमेटी को संपर्क किया और उनके अनुसार ही हमने यहाँ पर पेयजल की। सुरेशिया में बरसों से काबिज भूखंडों पर पक्के मकान बन गए और सैकड़ों परिवार रहने लगे, लेकिन अब नगर परिषद उन्हें तोड़कर भूखंडों की नीलामी करने का निर्णय किया तो नागरिक आक्रोशित हो गए। उन्होंने प्रभारी मंत्री डॉक्टर रामप्रताप से मिलकर अपनी व्यथा बताई तो मंत्री ने नीलामी रुकवाने का भरोसा दिलाया। ये हैं सुरेशिया के विभिन्न वार्डों से आए लोग। दरअसल जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर रामप्रताप से मिलने आए थे। सबने एक स्वर में प्रभारी मंत्री को अपना दुखड़ा सुनाया। उनका कहना था कि वे बरसों से रह रहे हैं, अपना मकान बनाया, लेकिन नगर परिषद अब उन्हें मकान तोड़ने की धमकी दे रही है और भूखंडों की नीलामी करने की बात कर रही है। ऐसे में वे बर्बाद हो जाएंगे। नागरिकों के मुताबिक मंत्री ने ऐसा नहीं होने देने का भरोसा दिलाया है। फिर भी कुछ हुआ तो नागरिकों ने आंदोलन करने की धमकी दी। वैसे उन्होंने उम्मीद जताई कि मंत्री अपनी जुबान के पक्के हैं, इसलिए दिक्कत नहीं आएगी। बस्ती नियमन में जितने प्लाट है उनकी नीलामी रोकने के लिए यहाँ सारे इकट्ठे हुए थे। डॉक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि सारों की नीलामी रुकवा देगी, जिसका जितना हक है उसे दिला दिया जाएगा। और अगर फिर भी नहीं होता है तो दोबारा हम सारे इकट्ठे होके धरना प्रदर्शन वगैरह सारा कुछ करेंगे। फिलहाल तो डॉक्टर साहब ने आश्वासन दिया है और डॉक्टर साहब अपने वादे के पक्के हैं। उन्होंने जैसे कहा है वो पूरा करवा देंगे। ये प्लाट नीलामी रुकाना है जी, हमारा सारा गरीबा प्लाट वोट दिया, कोई सुनाई कौन करे हमारी। डॉक्टर साहब ने हमारी यहाँ बोली रुका दूंगा। बढ़िया करे, बहुत बढ़िया करे, धन्यवाद। हमारी घर हमारा कम से कम 600-700 ही। कौन से एरिया में है आपका? 45 नंबर वार्ड, 1 नंबर वार्ड, 40 नंबर वार्ड, 42 नंबर वार्ड, सारा वार्ड आ रहे हैं बीच में। 20-25 साल हो गए। मानगढ़ जिला नहीं मैंने जल्द कर रही है। नगर परिषद क्या कर रही है? खड़ा कर रही है। हाँ, नगर परिषद खड़ा कर रही है। मानता हूँ प्लाट का बैठ है। हाँ जी, डॉक्टर साहब ने यही कहा कि मैं तुम्हारा गरीबों का मैं रखवा दूंगा, नहीं जाएगा। और पानी के कनेक्शन नहीं हो रहे हैं। पानी के कनेक्शन भी नहीं हो रहे, सब में देंगे। पानी तो मंदिर भी बनना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए, जगह देनी चाहिए उनकी। माता का मंदिर तक हाथ फोड़ दे, जनता कट रहेगी तो सबका ही दुख है। हाँ, वही रोड है। हनुमानगढ़ के वार्ड नंबर 11 में स्थित स्वामी विवेकानंद वाटिका और सामुदायिक केंद्र का जीर्णोद्धार किया गया। जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर रामप्रताप ने इसका लोकार्पण किया। इस मौके पर काफी संख्या में वार्डवासी मौजूद रहे। जंक्शन क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 में स्थित है स्वामी विवेकानंद पार्क और सामुदायिक केंद्र। नगीनाबाई के पार्षद बनने के बाद लोगों ने इसके जीर्णोद्धार की मांग रखी थी, जिसे पूरी कर दी गई। सोमवार को जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर रामप्रताप, नगर परिषद के सभापति राजकुमार हिसारिया, उप सभापति नगीनाबाई, कमिश्नर श्रवण बिश्नोई और पार्षद गुरदीप सिंह ने पार्क और सामुदायिक केंद्र का लोकार्पण किया। बाद में उप सभापति नगीनाबाई ने कहा कि वार्ड में इसी तरह विकास की गंगा बहती रहेगी। 11 में जो
कि यहाँ पर स्वामी विवेकानंद वाटिका जो पार्क है, इसमें जैसे समुदाय केंद्र बने हुए हैं। तो ये क्या है कि जैसे बिल्डिंग तो पहले ही थी, परंतु ये बिल्डिंग खंडर हुई थी। इसमें लगभग अब 8-10 लाख रुपये लगा करके इसको दोबारा सिरे से तैयार किया है और सारी सुविधा जो है इसमें दोबारा सिरे से तैयार करके आज डॉक्टर राम प्रताप जी ने आकर के उद्घाटन किया है। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। निकटवर्ती ग्राम पंचायतों के सरपंचों और पंचायत समिति डायरेक्टरों द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के जरिए सरपंचों ने किसानों को बाईपास और अंडरपास न होने से आने वाली परेशानी से अवगत करवाया। टाउन के निकटवर्ती गांव के बाशिंदे और किसान बाईपास निर्माण नहीं होने से परेशान हैं। किसानों का कहना है कि उन्हें टाउन धान मंडी तक आने के लिए बेवजह परेशानी उठानी पड़ती है। सरपंचों और डायरेक्टर द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में सरपंचों ने कहा कि किसानों द्वारा कोहला आशीर्वाद पैलेस से लेकर टाउन धान मंडी तक बाईपास निर्माण की मांग की जा रही है। बाईपास निर्माण में सहयोग करते हुए किसानों ने 7.5 बीघा भूमि भी राजस्व विभाग को दे दी है, लेकिन बजट के अभाव में बाईपास निर्माण कार्य अटका हुआ है। वहीं प्रेस वार्ता में बताया कि अंडरपास को लेकर भी बजट के अभाव में ग्रामीण परेशानी भुगत रहे हैं। प्रेस वार्ता के जरिए सरपंचों ने बाईपास निर्माण कार्य जल्द करवाने की मांग की। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान उपस्थित जनों ने प्रभारी मंत्री डॉक्टर राम प्रताप को विकास दूत बताया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मंत्री जी उनकी समस्या पर गौर करेंगे और ग्रामीणों को बाईपास और अंडरपास की सौगात मिलेगी। ग्राम पंचायत कोला व उसके आसपास के नज़दीक जो ग्राम पंचायतें हैं उनके सरपंचों के द्वारा इसमें सरपंच, 4 पंचायतों के सरपंच, 2 पंचायतों के डायरेक्टर और सभी ने इसमें भाग लिया, जिसमें कि आसपास के जो गांव की समस्या है, किसानों की जो समस्या है उसको उठाया गया। गांव वालों की सबसे बड़ी समस्या ये है, जो नज़दीक के गांव है, हनुमानगढ़ टाउन के जो दक्षिण साइड के गांव है, उन गांवों को नई धान मंडी के आने के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है, क्योंकि नई धान मंडी में आने के लिए कोई रास्ता नहीं है। उस रास्ते के लिए बाईपास मार्ग खोलने के लिए कोला आशीर्वाद पैलेस से सीधा नई धान मंडी के लिए रास्ता किसानों ने अपनी 7.5 बीघा जमीन निःशुल्क इसमें इंतकाल करवा दिया राजस्व विभाग के अंदर। और सरकार से ये अपील है कि उसको बजट दिया जाए और उसका बाईपास निर्माण किया जाए और अंडरपास का निर्माण किया जाए। अंडरपास के लिए पिछले कुछ समय से प्रयासरत हैं सभी, और उन्होंने डीआरएम साहब में उसकी सहमति दी है और उसमें सुपरविजन का खर्चा भी डीआरएम साहब ने कहा है कि हम नहीं लेंगे यदि इसको निर्माण किया जाता है। फिजिबल रिपोर्ट भी हमारे इसी सरकार के जो मंत्री हैं उन्होंने यहाँ तैयार करवाई थी और बजट भी तैयार करवाया था, लेकिन उसका बजट अभी तक नहीं आया। हमें उम्मीद है कि वो बजट जल्दी से जल्दी विधायक जी जो कि हनुमानगढ़ के विकास दूत है, हमारे मंत्री जी, वो उपलब्ध करवाएंगे जी। उसका 1.25 करोड़ रुपए का बजट है जी। फिर तो आगे की जो व्यवस्था है वो बैठ के रणनीति तय करेंगे, लेकिन हमें विश्वास है जो हनुमानगढ़ के विकास दूत हैं वो हमेशा मदद करेंगे हमारी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से जिला कारागृह में योग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान प्रशिक्षिका कैलाश कंवर ने कैदियों को योग, आसन और प्राणायाम के माध्यम से जीने की कला सिखाई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला कारागृह में आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से शिविर लगाया गया। शिविर के दौरान योग व्यायाम के जरिए हैप्पीनेस रहने और शारीरिक बीमारियों और मानसिक तनाव से मुक्त रहने के तरीके बताए गए। प्रशिक्षिका कैलाश कंवर ने कहा कि योग प्राणायाम से न सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ रहा जा सकता है, बल्कि मानसिक स्वस्थता भी मिलती है।
शिविर के जरिए कैदियों को प्रतिदिन योग को अपनाने की बात कही गई। यहाँ पर जो लोग हैं उन सबको, जो भी भाई बहन हैं उन सबको योगा कराने के लिए, योगा का महत्व बताने के लिए तो हमने काफ़ी कुछ कराया और इन लोगों ने भी बहुत अच्छा हमें रिस्पांस दिया है। पूरे आधे घंटे तक इन्होंने योग किया, वार्म अप किया, उसके बाद में बॉडी रोटेशन किया, उसके बाद में स्ट्रेचिंग की, उसके बाद में इन्होंने कुछ आसन्स किए और भस्त्रिका प्राणायाम किया और एक छोटा सा ध्यान भी हमने इन्हें कराया। तो इन लोगों ने बहुत इंटरेस्ट लिया, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे तरह से ये लोग कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आगे भी हम इनका कैंप लें। पहले भी हम ले चुके हैं और थोड़ा सा मौसम का है, उसके बाद में हम यहाँ रेगुलर कैंप शुरू करना चाहते हैं। जेलर साहब का बहुत सहयोग रहा हमारे साथ, जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया और आगे पहले भी इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किए हैं हमारे कैंप और आगे भी कर रहे हैं और इससे बहुत फ़ायदा भी है, कैदियों को बहुत फ़ायदा भी है, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स इनका है, पॉजिटिव सोच इनकी हो रही है और हम चाह रहे हैं कि जेल में इस तरह का कार्य होता रहे। श्री अमरनाथ सेवा समिति की ओर से 19वां विशाल भंडारा के लिए जत्था पंचतरणी कश्मीर के लिए आज रवाना हुआ। इससे पूर्व सामूहिक रूप से यज्ञ में आहुतियां देकर अमरनाथ यात्रियों की सुखद यात्रा की कामना की गई। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अमरनाथ सेवा समिति की ओर से अमरनाथ यात्रियों के लिए पंचतरणी कश्मीर में भंडारा लगाया जाएगा। टाउन लक्ष्मी नारायण मंदिर से भंडारा सामग्री को लेकर ट्रक रवाना हुए। नगर परिषद सभापति राजकुमार हिसारिया और उप सभापति नगीनाबाई ने झंडी दिखाकर रवाना किया। पंचतरणी में भंडारा 2 जुलाई से 19 अगस्त तक लगाया जाएगा। इससे पूर्व समिति सदस्यों ने यज्ञ में आहुतियां देकर सुख समृद्धि की कामना की। अमरनाथ सेवा समिति के अध्यक्ष सूरजभान जी और उनके साथीगण और मेरे पार्षद भाई सभापति जी नगीना भाई सबका धन्यवाद करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि इनका जो आयोजन है वो सफल हो और इनकी यात्रा मंगलमय। आज बड़ा ही खुशी का दिन है कि श्री अमरनाथ सेवा समिति द्वारा ये 19वां विशाल भंडारा लगाया जा रहा है। आज शहर के नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार जी हिसारिया, नगर पालिका के उपाध्यक्ष व अन्य नगीनाबाई व अन्य सदस्यगणों ने आकर के इस हरी झंडी दी। पंचतरणी वाले लगने वाले भंडारे में सभी को खाने पीने व रहने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है और ये भंडारा 2 जुलाई से 29 अगस्त तक 2 महीने के लिए लगेगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।